अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नए दिन के साथ मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ किरण आफ्ताब। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो भाई आज ईद का मौका है और मैं नहीं बताऊंगी कि मैं सेवैया खा के आ गई हूँ और मैं खुश हूँ इस बात पे। और तुमने 3 बार ईद मुबारक कह दिया ना महक, तो मैं ये सोचती हूँ खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको सेवैया खाने का मौका मिला। यस, मुझे ये मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई बनाने वाला नहीं था और सवेरे कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा, वैसे ना मिलना भी सामान का जरा मुश्किल हुआ जा रहा था। मैं बिल्कुल ये देख रहे थे कि स्टोर्स बंद थे, लोगों को थोड़ी मुश्किलात थी। इससे किरण हमें लग रहा है कि ये ईद गुज़श्ता ईद की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी, और इसके लिए हमें बहुत मुख्तलिफ करना पड़ा। जैसे कि जब मैं ऑफिस आई तो मैं और महक इस तरह से मिले, हाय अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हमने एक दूसरे को आदाब किया, फासले से किया, एंड वी वर हैप्पी लाइक दिस। आप भी पूरे दिन कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से एक दूसरे को ईद मिले। अच्छा देखिए, अगर बात ईद मनाने की है और इसके साथ साथ कोरोना से लड़ने की है, मुख्तलिफ एहतियात अपनाने की है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके, ऐसा वज़ीर आला सिंध भी कह चुके, ऐसा तो अपोजिशन रहनुमा भी कह चुके, हमारी सियासी शख्सियात, अवामी नुमाइंदे, दीगर अहम शख्सियात, वो लोग कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो सब के सब इस बात का, इस एहतियात का पास रख रहे हैं। तो फिर मैं और आप ऐसा क्यों ना करें? बिल्कुल, तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक सवाल है कि हमें ईदी कैसे मिलेगी, हम वो कैसे लेंगे? फूके पहले फूक डाले लेकिन मेरे ख्याल से कि ईदी इस दफा एनवेलप में देनी चाहिए। ओके, है ना, ये भी एक बेहतरीन तरीका है। और ज्यादा पैसे उसके अंदर तो आंखें बंद करके दे दे लिफाफा। सही हो गया। हमारे साथ वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह साहब, ईद मुबारक। ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? आपको भी ईद मुबारक हो। बस ईद तो इस दफा की बड़ी मांग पड़ गई, यके बाद दीगर ऐसी खबरें आई। पहले कोरोना की अमवात से अफसरदा थे, मरीजों की परेशानी थी। फिर जो कराची का सानिया हुआ है उसने बहुत सदमा दिया है। बड़ी दुख भरी कहानियां सुनने को मिली हैं और कुछ जाने वाले लोग थे उससे मुतासिर हुए हैं। तो उससे ईद बस नमाज की हद तक तो ठीक है, लेकिन और इससे आगे जी नहीं चाह रहा। अच्छा, अब देखिए ना, अब चूँकि आपने ये तस्करा भी कर दिया, एक तरफ तो ये सारी ज़िंदगी का मलाल मिला है हमको शाह साहब, जो कुछ हुआ कराची में, और दूसरी तरफ ये कि इस सब में ना, चूँकि अब देखिए सादगी के साथ है ईद, मौका ऐसा है, तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर भी आपका कमेंट हो। हमने ये देखा कि अहले इलाका वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के साथ में, बहुत मुश्किल था रेस्क्यू का काम करना, लेकिन वो आगे से आगे थे। हमने देखा कि जो यहाँ पर NGOs हैं सर, वो रात देर तक वो लोग काम करते रहे, वो लोग पूरी कोशिश करते रहे किसी तरह से जो 19 से ज़ायद घर, 20 से ज़ायद घर जो मुतासर हुए हैं, वो उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराएं, दीगर कामों में हिस्सा लें। तो मेरे ख़्याल में ये ट्रू कराची था, ये बिल्कुल सच्चा पाकिस्तान था कि हम गमों का सामना, कठिन तरीन सूरत हाल का सामना भी मिलजुल कर करते हैं। हमने इस तकलीफ़ के लम्हे में शाह साहब, हम क्या ये वाकई ऐसा साबित कर पाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। इतना बड़ा सानिया था, कराची के लोगों ने और वहाँ के जो अहले इलाका थे, जिस तरह NGOs ने, सिविल डिफेंस के लोगों ने, पुलिस ने, अफवाज ने, रेंजर्स ने, सब ने मिलकर जो वहाँ काम किया है ना जी, उससे एक बड़ा हौसला होता है कौम को। नहीं, ये कौम जिंदा दिरान की कौम है और तकलीफ में वो साथ खड़ी हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये बड़ी खुशाइंद चीज देखने को आई है। इन मुश्किलात बावजूद आपने देखा कि लोगों ने बड़ा हौसला दिखाया, जिससे लोगों को बड़ी खुशी हुई। लोगों ने रिस्क लिया, लोगों ने अपनी परवाह नहीं की। और शाह साहब, इससे पहले देखिए, आपने खुद भी मेंशन किया कि हमने जैसे रमज़ान गुजारे हैं, जैसे रोज़े गुजरे हैं, मेरे ख्याल में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इतने SOPs के साथ में आपको निकलना पड़े घर से, फिर आप अगर घर पर भी हैं तो भी मोहतात हैं, उन सारी की सारी एहतियात को फॉलो कर रहे हैं, और फिर ये कि आसपास के लोगों की मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो हमको अभी भी लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है शाह साहब कि कोरोना है, इससे थोड़ा सा बच के चलना है, या शायद बहुत ज़्यादा बच के चलना है। और दूसरी तरफ शाह साहब ये भी है कि हमने ये भी देखा कि ये भी एक ऐसा मरहला बना
कि हमने बिल्कुल भी जो है ना वो इस बात की परवाह नहीं की हमारे लोगों ने कि हमारे अपने पास में हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं। हेल्प किया है। अगर हम कराची वाले वाक़े को सामने रखें तब भी हमने ये देखा, और अगर हम सारा का सारा मामला रखें वो 2 महीने की जो सारी की सारी सफरिंग है उसमें भी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। देखिए, आपने लोगों को बहुत कॉन्शियस किया है, मीडिया ने अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश की है और हुकूमत भी समझाती रही है कि आपके अपने मफाद में है एहतियात करना। बिल्कुल। लेकिन सच बात है, लोगों ने है और उनको फिर भी समझाने की जरूरत है कि ये जो SOP बनाए गए हैं ये इन पर मुसल्लत नहीं किए गए, ये उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी बका के लिए, उनके अपने घर वालों के बेहतरी के लिए है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो किसका नुकसान कर रहे हैं? सबसे बढ़कर अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अभी भी हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मई में और जून में स्पाइक आ सकता है, स्पाइक में आना है, मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो इसलिए जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और शाह साहब, अगर हम थोड़ा सा कश्मीर की तरफ रुख करें, आज के दिन भी भारत की जानिब से जुल्म सतम का सिलसिला वही है, वही लॉकडाउन है, वो जितने कर्ब और जितने दर्द में हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, और आज के दिन उन्हें भी फरामोश हम नहीं कर सकते। देखिए, कश्मीर की सूरत हाल तो बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए है कि कोरोना से पहले भी वो दिक्कतें थे और एक कर्ब से गुजर रहे थे जो हिंदुस्तान की फोर्सेस वहाँ कर रही थी। जिस किस्म का वो लॉकडाउन उनका था, जिस किस्म पे उन पर जुल्म हो रहा था, वो आपके सामने है। फिर ख्याल था कि कोरोना के बाद कुछ आसानियां पैदा होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिफ्ट होंगी, हरगिज नहीं हुई। बल्कि कोरोना की आड़ में हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डोमिसाइल का जो रूल्स है उनमें तरमीम कर दी, और जो नॉन रेजिडेंट हैं कश्मीरी उनको रेजिडेंस देनी शुरू कर दी। उन्होंने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है पहले से बढ़ा दिए, लोगों के घरों को जलाया, लोगों के माल लूटे, लोगों की किस्मतें लूटी। अब ये जो तकलीफ दे चीज है ना, ये बहुत परेशान कुन है। इस्लामोफोबिया आप देख रहे हैं किस अंदाज में बढ़ा है। मुसलमानों को हिंदुस्तान में किस तरह कहा गया कि सुपर स्प्रेडर्स हैं, हम जिहाद लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, मतलब कोरोना जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इससे बड़ी लोगों की दिल आजारी हुई है, और कश्मीर के लोगों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि आप देखिए लॉकडाउन 2 महीने का हुआ, हमारे लोग तंग पड़ गए, लेकिन आप देखें 9 महीने 10 महीने से वो लॉकडाउन से वो 2-4 हैं। तो आप उनकी हिम्मत देखिए। सही। और ये एक बात और भी शाह साहब, अब क्योंकि आप थोड़ा सा वक्त हमें दे रहे हैं, एक आधा सवाल और भी कर लेते हैं आपसे, प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हमने सादगी के साथ ईद मनाना कोई बहुत अरसा पहले शुरू नहीं किया है, मेरे ख्याल में बकरीद से पिछली और अब ये वाली ईद भी आ गई। सादगी के साथ ईद मनाना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये लोगों को समझने की कितनी ज़रूरत है कि जब आप सादगी को अपना शियार बनाते हैं तो फिर आप दूसरों के लिए कितने हेल्पफुल हो जाते हैं। देखिए, बेसिकली मैं समझता हूँ ईद जो है वो एक फैमिली ओकेजन होना चाहिए। ईद का एक दिन है कि आप घर बैठे अपने बच्चों को दें, अपने फैमिलीज को टाइम दें, अपने बुजुर्गों को टाइम दें, अपने नवासों को एंजॉय करें, उनका वक्त गुजारें। और घर बैठने में बड़ी अच्छी उम्दा और रौनक और सादा ईद मनाई जा सकती है, बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है। अगर मैं चांद रात को आपसे बात करती ना तो मैं आपसे ज़रूर पूछती कि ईद की जो मीनिंग है, हम लोगों ने सिर्फ शॉपिंग लिए हुए, लेकिन अब चूंकि ईद का मौका है और ये पुरमसरत मौका है तो बहरहाल इस बात को आज यहाँ छोड़ देते हैं। अब शॉपिंग हो गई सारी की सारी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ईद मुबारक वंस अगेन शाह साहब। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, और आज किरण फितर का दिन और ईद उल फितर के दिन में भी हमने ये देखा कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी रही है। महमूद कुरैशी साहब ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा साउंड नहीं कर रहे थे। वो आप किसकी बात कर रही हैं? 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। शेख रशीद साहब की बात करूं, शेख रशीद साहब कहीं खड़े हो, गरजे बरसे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक्सप्रेस यूं रवा दवा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल नहीं है। शेख साहब ने ये इंदिया दे दी है, आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत मजीद खराब होगी। वो ये भी कह रहे हैं
बेरोजगारी और गुर्बत में किरण मजीद इजाफा होगा। कुछ अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने बता दी है। और अच्छा ये भी हम बता दें कि शेख साहब ना समा के नुमाइंदे सदाकत अली से बात कर रहे थे और सारे का सारा मामला क्या था, तो शेख साहब क्या कह रहे हैं ये हम सदाकत से जानते हैं। जी सदाकत। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि आज ईद का दिन वो कैसे गुजारेंगे। जी शेख साहब, पहले तो आपको समा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और दूसरा ये बताइएगा कि आज अपने हल्के में आप ईद की गुजार रहे हैं, कैसे ईद गुजार रहे हैं? तरफ से भी सारे समा को और हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब की तरफ से भी सारे समा को ईद मुबारक हो। एक ही पुरानी रूटीन है जी, पहले माँ की कब्र पे जाना वालिद की, फिर लियाकत बाग में मौलाना साहब पहले शेखुल कुरान होते थे, मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते थे। अब अशरफ अली साहब हैं, भाई हैं छोटे, अब बैठ जाएंगे शाम इशा तक जी। आज का दिन सारे लोगों से ईद मिलेंगे। को फासले का इंतज़ाम किया, दुआ करें ये फासला SOP पे काम होता रहे। रश होती है, जगह छोटी है, लेकिन हम बाहर लाल हवेली के बाहर ये इंतज़ाम हमेशा से करें। दूसरा शेख साहब ये बताइएगा कि ईद के इस पर मुसरत मौके पे लोगों को क्या पैगाम देंगे? भाई पैगाम ये है कि रमज़ान निकल गया है, उलमा ने बड़ी हमारी मदद की है, हम उलमा के बहुत मशकूर हैं कि मस्जिदें भी खुली रही हैं और उलमा ने भी मदद की है। हमने अपने शहर के शटर भी नहीं बंद होने दिए, काफ़ी हद तक जो शुरू में हुआ है उसके हम माजरत खाएँ, फिर हमने किसी को गिरफ़्तार नहीं होने दिया। और कल परसों से जब बाज़ार खुलेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी मूजी मर्ज़ है, सारी दुनिया हिल गई है और इस मर्ज़ के बाद सारी दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आना है, हमारी इकॉनमी में भी नए फ़ैसले होने हैं। सो नए फ़ैसलों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और एक बेहतर हालात की जद्दोजहद करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि कोरोना के बाद जो मुल्क की इकॉनमी है वो तबाही के किनारे पे पहुंच गई। आप क्या समझते हैं कि कोरोना के बाद मुल्क की मैशत जो है वो दोबारा स्टेबल होगी? बड़ा मुश्किल काम है, माइनस ही ग्रोथ रहेगी सारी दुनिया की। आप देखें ना, 30% अमेरिका की इकॉनमी पीछे हो गई है, 3 करोड़ लोग अमेरिका में बेरोज़गार हो गए। सो ये कोई आसान काम नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना, हौसले से इसका मुकाबला करना और इंशाअल्लाह हौसले से कोशिश करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह मुल्क की मैशत जो तबाह हो रही है, मुल्क में गुर्बत और महंगाई का एक सैलाब भी आएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बेरोज़गारी होगी, बहुत महंगाई होगी, लेकिन चीज़ें सस्ती भी होंगी क्योंकि मार्केट नहीं है, लोगों की वो परचेज़ पावर नहीं है। लेकिन इकानमी को ठीक करना होगा क्योंकि लोग, गरीब इतना नहीं हिला जितना सफ़ेद पोश हिल गया। ये शटर वाले दुकानदार जो हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इनको पहुंचा है क्योंकि सारा इनका सीज़न था, वो सीज़न नहीं लगा और उन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इनको खुसूसी छूट देनी चाहिए। ताजरों के लिए कोई रिलीफ हुकूमत की जानिब से आएगा? ज़रूर देनी चाहिए, दुकानदारों को तो ज़रूर देनी चाहिए। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा रिलीफ ले जाते हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम दुकानदारों को रिलीफ दें। शटर वाली हर छोटी बड़ी दुकान को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि शुगर जो स्कैंडल था उसके बाद अभी आपने कहा कि आटे का स्कैंडल भी आने वाला है, क्या समझते हैं कि शुगर स्कैंडल में और आटा स्कैंडल में लोग सजा होंगे? देखें, केसेस तो जाएंगे, आकी अदालतों का बात है। इस नए महीने में गंदम स्कैंडल भी आ जाएगा। ये नया महीना जो शुरू हो रहा है जून का, जून में अब गंदम स्कैंडल वालों की बारी है और फिर कर्जा लेने वालों की बारी है। सो ये 3 बड़े APPs जो है उनकी बारी नहीं आ रही, वो बारगेन पे चले गए हैं। देखें अब क्या बिजली का रेट निकलता है। अच्छा ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा, मैं नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की कोई सियासत नहीं देख रहा। अच्छा ये बताइएगा कि मियां शहबाज शरीफ जो है इस वक्त बज़ाहिर अपोजिशन का लीडर का वो किरदार अदा नहीं कर रहे। देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये बिलावल भुट्टो को खुला मैदान दिया गया है कि वो आने वाली सियासत में उनका कोई आगे कद काठ बढ़े? मैं इन लोगों की सियासत नहीं देख रहा। मैं इमरान खान को 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ। अगर हम खुद अपनी हमाकत की वजह से कहीं ना गिर जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे और इमरान खान कोरोना के मसले को से भी बाहर निकलेगा, बाइज्जत बाहर निकलेगा। आपके दोस्त जो हैं वो मुश्किल में आते जा रहे हैं। बस अब उनके काम ही ऐसे हैं। मैं तो हर आदमी को समझाता हूँ कि पैसे के लिए ना मरो, पैसा एक आर्जी चीज़ है। सो पैसे की लालच में पाकिस्तान के सियासतदानों ने जमहूरियत को भी दाव पे लगा दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या सियासी पस कोई मंजर? सियासी मुस्तकबिल नहीं है, कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लोग बड़े समझदार हैं। लोग तो चाहते हैं कि जिन्होंने रकम लूटी है उनको सज़ा मिले और वो इमरान खान से ये तोक़े रखते हैं कि उनको सज़ा मिले। आप क्या समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ पार्टी को लीड कर रहे हैं उस तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ कर रहे थे?
मैं तो समझता हूँ खाकान अब्बासी उस पार्टी को लीड करेगा, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। शायद खाकान अब्बासी साहब तो खुद भी नैब के केसेस में हैं इस वक्त। मुझे उनका मुस्तकबिल जो है, उनको मरियम और नवाज शरीफ दोनों की सपोर्ट हासिल है। और मरियम नवाज शरीफ का और इसके अलावा बिलावल भुट्टो का क्या सियासी देख रहे हैं मुस्तकबिल? मैं दोनों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहा। जी, ये शेख रशीद अहमद साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो बज़ाहिर को इतना नज़र नहीं आ रहा, और ना ही मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान दोबारा वापस आने की उनकी कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो रही है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद भी बहुत मुश्किल से जो है वो स्टेबल होगी, और आने वाले दिनों में जो है मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। ईद सादगी से बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पैगाम देना इंतहाई ज़रूरी है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ तैयारा हादसा जिसकी वजह से फ़ज़ा सोगवार है। वफाकी दारुल हुकूमत हो, कराची हो, लाहौर हो, हर जगह पर अवाम सादगी से ईद मना रहे हैं। N9 पार्क में नमाज ईद के बाद लोगों का रश लग जाता है, लेकिन वहाँ इस बार सन्नाटा छाया हुआ है, जो कि इस चीज़ की मिसाल है कि इस दफ़ा ईद गुज़श्ता ईदों से कुछ मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ होने की जो वजूहात हैं वो हम बार बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़हीर अली हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में क्या समा है, ईद किस तरह से मनाई गई। कराची से खुर्शीद आलम हमारे साथ होंगे। ज़हीर आपकी जानिब आना चाहूँगी, बताइएगा इस्लामाबाद में आपने आज देखा कि जब लोग ईद की नमाज अदा करके जा रहे थे तो क्या सूरत हाल थी? बगलगीर हुए, रश लगा, या नमाज ईद अदा की और अपने घरों को चल दिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले बताया है कि 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो त्यारा हादसा है, और दूसरा कोरोना है, और तीसरा जो ईद की वजह से लोगों को जो हुकूमत की जानिब से सादगी से ईद बनाने का पैगाम दिया गया है और हिदायत की गई हैं, इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो ईद उल फितर बना रहे हैं। और ईद जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था ईद का वो शाह फैसल मस्जिद में, और उसके बाद जब लोग अपने घरों को रवाना हुए, उनसे हमारी बातचीत भी हुई, उनसे पूछा भी गया, तो लोगों का यही कहना था कि यही तीनों जो वो बड़े वाक़यात हैं इन्हीं को वो दोहरा रहे थे कि ईद हम सादगी से बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो मुलाकात है अपने अहबाब से वो ऑनलाइन करेंगे या फ़ोन कर लेंगे, लेकिन गले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और जब मस्जिद से वो जा रहे थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं लगा था, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ासा ख्याल रखा गया था। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 पार्क में, और ईद के फ़ौरन बाद जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, यहाँ के जो बासी हैं इस पार्क में आते थे और यहाँ पे रश होता था, रौनकें होती थी, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है। और वजह वही तीनों हैं, लोग स्टे एट होम जो पॉलिसी है उसको जो है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, और इसके अलावा त्यारा हादसा और कोरोना की वजह से जो फ़ज़ा सोगवार है उसको भी और SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। तो इस वक्त देखा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत का जो F9 पार्क है, तफरी मकामात बाकी भी जो हैं उनमें सन्नाटा है और सादगी से ईद बनाई जा रही है, और हुकूमती हिदायत पर ही अमल किया जा रहा है। पिछली ईदों की निस्बत ये ईद वाकई मुख्तलिफ आई है। अच्छा खुर्शीद आलम, ये बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, लेकिन कुछ मामलात में ना तब्दीली नहीं आती, लोगों की प्रायोरिटी होती है। और मैं ख़ास तौर पर नाश्ते की और खाने की बात कर रही हूँ। खाने पीने की रिवायतें जो है ना वो अपनी जगह हैं। खुर्शीद प्लीज़ अपडेट करें ना हमें इस बारे में। पहले तो आपको और पूरी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद। और सबसे अहम बात है, ईद की नमाज अदा की हमने निश्तर पार्क में, और उसके बाद अब मैं खुद यहाँ नाश्ते के लिए आया हूँ हलवा पूरी के लिए। और आपको नज़र आएगा कि बंस रोड हलवा पूरी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। कराची के 1200 से ज़्यादा ऐसे मकाम हैं कि जहाँ पर हलवा पूरी और कचौरियों का अहतमाम है। मैं खुद भी लाइन में लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी बारियाँ आने पर अपने कचौरियाँ ले रहे हैं, हलवा पूरी ले रहे हैं। तो तकरीबन ज़्यादातर लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद निकले हैं हलवा पूरी लेने। जी ज़रूर, कितनी हलवा पूरियाँ आप बताइए, ज़रूर क्यों नहीं, पहले हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे। ये बिल्कुल, कितनी कचौरियाँ खाएंगे, कितनी हलवा पूरी खाएंगे बताइए, क्योंकि कराची में बंस रोड हो हलवा पूरी हो और बेहिसाब हो, हर जगह सूरत हाल है कि आपको पार्सल की सहूलत है। अच्छा भाई, ये ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगी खुर्शीद आलम, आप भी ना बिल्कुल लाइन में अगर लगे ना तो वो भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हुए हैं वहाँ पर। वेरी नाइस। बिल्कुल।
चलिए बस सही है, ठीक है, आप तनावल फरमाइए और एक पार्सल बनवा के लाइए जरा। है ख्याल, क्या ख्याल है आपका? मैं तो ये कहूँगी जो बाकी बचेंगी वो किरण की। थैंक यू, आप दोनों हमको अपडेट कर रहे थे सारी के ऊपर। तो अच्छी यादें, बुरी यादें, सब कुछ साथ साथ है, और इस सब के अलावा ये भी है कि ईद है और सादगी के साथ है, तो ये सारे के सारे मामलात हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमें किन लोगों को इस मौके पर याद रखना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, और इसके अलावा ये कि कुछ हैपनिंग्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपका ख़ास तौर पर ध्यान होना चाहिए। ईद का मौका है, बहुत सारी एहतियात के साथ है, तो क्या हुआ, रिवायात भी तो अपनी जगह है। अब ईद सादगी से मनाई जा रही है, लेकिन मीठी ईद है तो मिठाई के बगैर बात नहीं बनती। जैसे आप सवैयां खा के आई हैं ना, ऐसे मिठाई के बगैर मीठी ईद जो है ना वो फीकी पड़ जाती है। यकीन करें, बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो दाढ़ गीली ना हुई। हाँ। सवैयां खा के नहीं होती। मुझे यही चमचम चाहिए थी, मुझे यही सारी मिठाइयाँ चाहिए थी। अच्छा, मीठी तो देखिए वैसे क्रेविंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी कराची में मिठाइयों वाली दुकानों पर क्या रश है, क्या माहौल है? किरण श्वेब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, श्वेब जट वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मजे की कौन कौन सी मिठाइयाँ और सूरत हाल क्या है, सोशल डिस्टेंस है या नहीं है। श्वेब बताइएगा। छोटी ईद मीठी ईद की तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का खौफ है, उसके बाद तैयार हादसे में जो हालात होंगे, तो लोग जो है वो ये ईद सादगी से मना रहे हैं। लेकिन सादगी के बावजूद ईद जो है वो मीठी तभी होती है जब मिठाइयाँ हों। तो कराची में मिठाइयों की दुकान में रश तो वैसा नजर नहीं आ रहा जैसे अमूमन ईद उल फितर में नजर आता है, लेकिन लोग आ रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, सबने मास्क लगाया हुआ है, और ताकि जो है वो जो SOPs हैं उनको भी फॉलो किया जा सके, और साथ ही साथ मीठी ईद की खुशियाँ जो हैं वो मीठी ईद से जो मिठाई है, स्वीट्स हैं, उससे दोबारा हो सके। इसी तरीके से हलवा पूरी की दुकानों पे भी ऐसा ही रश देखने में आ रहा है, और जो भी स्वीट्स की दुकानें हैं वहाँ भी इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, अपने प्यारों के लिए मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं। ये मिठाइयाँ, ये शीरा, पीछे शोर है, शोएब जट बता नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि उन्होंने वहाँ जाके तो किया क्या होगा, खाया भी होगा और पार्सल बनवाया भी होगा। शोएब जट, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे। तो जनाब, सिर्फ और सिर्फ मिठाई ही की बात होगी, ईद ही की बात होगी? हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम ना सियासी शख्सियात के बारे में भी आपको बताएं, और चूँकि मैं और आप, हम लोग तो ईद मना ही रहे हैं, तो ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ज़रा सा हम ये भी अब आपको बताते ना। हम आपको अब लेके चलेंगे जुल्फी बुखारी के घर, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो भला ईद कैसे मनाते हैं, इस बार क्या डिफरेंट है, क्या वो कर रहे हैं। और चूँकि हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर उनके पास हैं, तो फिर कुछ सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू एक साथ आपको सुनने को मिलेगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की जानिब। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के दिन चूँकि इस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से सूरत हाल बहुत अजीब सी है। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि ईद और कोरोना, अब क्या कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है, और ये कब तक रहेगा, कितना इंडेफिनिट पीरियड है इसका? लेकिन कोरोना जनरली इंडेफिनिट है, कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन पे काफ़ी ईज़ ले आए थे, लेकिन इस पर फिर हम पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और ऐसी चीज़ें ना करें जिस पे हमें वापस लॉकडाउन की तरफ जाना हो। मतलब जिस तरीके से हम बाज़ारों में फिर रहे हैं, जिस तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग या सच नहीं हो रही, तो प्लीज़ मैं सब लोगों को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन वापस ना आए, लोग वापस अपनी ज़िंदगी कुछ हद तक नॉर्मल गुजारें, तो जो हमारे टूरिस्ट जगहें, नथिया गली हो गई, स्वात में कई जगहें, मरी हो गया, प्लीज़ उनकी तरफ ना जाएं। ये अभी भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो टूरिज़्म बंद हुआ है अब तक, हमने अभी तक नहीं खोला, वो आखिरी फेज़ होगा हमारा। सरकारी टूरिज़्म ये बंद रहेगा ईद के दिनों में भी, और ईद कब तक के किस फेज़ तक ये बंद रहेगा? देखें, टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दुनिया के जिस मुल्क में आप देखें वो बिल्कुल लास्ट फेज़ है, तो हम भी उसको आखिरी फ़ेज़ में रखेंगे। लेकिन हम काफ़ी एतमाद कर रहे हैं कि टूरिज़्म सेक्टर को हम फैसिलिटेट करें, SMEs को, लोन्स को। हम तो चाहते हैं कि टूरिज़्म एक इंडस्ट्री बने, एक एक्सपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्री बन सके। लेकिन जहाँ तक हमारी साइट्स का है, जगहों का है, लोकेशंस का है,
वो चाहे गलियात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे फेडरल हो, वो बंद हुई हुई है। प्लीज़ उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें कि ये बंद हुई हुई है और बड़ी तादादों में या किसी तादाद में ना जाए। ये बंद हुई हुई है, इसका आप प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। जुल्फी, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डेथ टोल रहा कोरोना का, पाकिस्तान के अंदर वो रेशो नहीं रहा। हुकूमत ने जो इकदाम उठाए, क्या वो इकदाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर थे? प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन है। प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर भी बहुत रह चुके हैं, उनको पता है कि बाहर के सिस्टम्स कैसे हैं, हमारे सिस्टम भी कैसा है। उन्हें उसके मुताबिक उनने ऐसी डिसीजंस ली जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप का एक उन्हें नज़ारा दिया है कि ये लीडरशिप इसको कहते हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे अंदर चैरिटेबल एक देने का बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, और दे भी रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस तरफ ले गए थे, उन्हें सही डायरेक्शन दी। फिर भी ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज हमारे नंबर्स दुनिया से कुछ हद तक बेहतर हैं, कल अल्लाह जाने खुदा न खास्ता ना हो तो उसके मुताबिक हमें तब स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन कल के मुताबिक आप आज अभी स्टेप्स उस पर नहीं ले सकते। जिस तरीके से हमारी कर्व जा रही, पता कि उसकी विंडो 2 मंथ है, 6 महीने है, 10 माह है, हमें नहीं पता। तो उसके मुताबिक अभी हम सही जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की डिसाइसिव, देखें जहाँ आप देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और मुल्क हो, जो भी मुल्क हो, उनकी जो डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग है वो नहीं है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन मेकिंग जिस पे कभी तनकीद भी हुई है वो प्राइम मिनिस्टर से आई है। लॉकडाउन खोलने का, ईज़ करने का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने का, इंडस्ट्री खोलने का, दुकानों का 5 बजे से 5 बजे खोलने का, इस पर पहले तनकीद हुई और फिर वाह हुई। तो तनकीद इसलिए हुई क्योंकि बाकियों को समझ नहीं आई, सिर्फ एक इंसान को समझ आई। जब ये कोरोना आया सामने, केसेस सामने शुरू हुए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, फिर जो लोग बेरोज़गार ओवरसीज़ हैं, काफ़ी ज़िम्मेदारी थी आपके ऊपर। स्टूडेंट्स के हवाले से कोई अपडेट दें, फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ बताएं कि क्या उनका फ्यूचर के अंदर प्लान होगा आपका, और जो बाहर लोग जो बेरोज़गार हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका क्या होगा? देखें, फ़्लाइट्स से शुरू करें तो शुरू हमने किया था 2000 से, फिर उसको लेके गए हम 6000 पे, फिर उसको लेके गए हम 10 के 12,000 तक, जहाँ हम आज पहुँचे हुए। एक सवाल उठता है कि अगर आप न खास्ता या मैं खुदा न खास्ता कोरोना हमें हो जाए तो हम अस्पताल जाएंगे, हम अपना टेस्ट करेंगे और हम वापस घर आ जाएंगे जब तक रिजल्ट ना आए। तो जो बाहर के जो पैसेंजर आता है उसमें कौन सी इतनी मजबूरी है कि उसका टेस्ट वहीं करके उसको क्वारंटीन में रखना 3, 4, 5, 6 दिन, एक दफ़ा तो 7 दिन था, तो 7 दिन रख के जब तक रिजल्ट ना आए। मतलब है कि जो आपका इंटरनल स्प्रेड है वो कुछ 90% है, और जो आपका एक्सटर्नल स्प्रेड है वो कुछ 6.4% है, और वो भी नीचे आता जा रहा है। तो उस 6.4 के स्प्रेड के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर 90% जो आपका स्प्रेड है वो तो हॉस्पिटल जाके टेस्ट दे के वापस घर आ जाता है। तो बाहर से जो लोग आते हैं उसमें इतनी क्या मजबूरी है कि वो भी उसी तरीके से टेस्ट लेके घर चले जाएं। आप अपने सिस्टम पे बर्डन नहीं डालते, क्वारंटीन पे बर्डन नहीं डालते, अपने सूबों से खर्चा नहीं कराते, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत है। तो इस पे हम अभी, हमारी उम्मीद है कि देखें, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान नॉर्मेलिटी की तरफ जाए, जैसे था कमर्शलिज्म की तरफ, कि हमारे एयरपोर्ट्स खुलें, फ़्लाइट्स आएँ, दुनिया के साथ आएँ वगैरह। तो जितना हम उस तरफ जा सकते हैं बेहतर है। जहाँ तक आपने पूछे स्टूडेंट्स का ये देखें, जो हमने डेफिनेशन बनाई थी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ की, उसमें स्टूडेंट्स पहले फेज़ में नहीं आते, क्योंकि स्टूडेंट्स डॉर्मेटरीज उनकी अपनी होती है, वो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ पढ़ने गए हैं, वसाइल थोड़े बहुत हैं, कहीं के पास ज़्यादा, कहीं के पास कम। लेकिन जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है वो बेसिकली जिसके पास टाइम बाउंड वीज़ा है, जो लेबर को निकाला गया है, जो लेबर वहाँ फंसा हुआ है, उसको वापस लेके आना। तो हमने अभी पहले फेज़ पे उन पे फोकस की हुई, हमने स्टूडेंट्स पे अभी हम फोकस उसकी तरफ ईद के बाद शुरू करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स पे उस तरीके से फोकस नहीं, क्योंकि हमारे पास 40,000 स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हमारे हज़ारों में हैं, ईरान में हमारे पास कुछ 10,000 हैं, सऊदी में हमारे पास कुछ 6,000 हैं। दुनिया के
सारे हिस्सों में हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, तो अगर आप स्टूडेंट्स में जाएं तो इतनी फ़्लाइट्स नहीं थी कि उनको पहले तो एक हुकूमत को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स को हम लेके आए थे वो वुहान के स्टूडेंट्स थे, और उन स्टूडेंट्स को हम इसलिए लेके आए थे अब्बास भाई क्योंकि ये 6 महीने से इनकी तकलीफ़ मैं भी देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी इनके वालिदैन की तकलीफ़, और अब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनको बचाया। लेकिन फिर भी जिस तकलीफ़ से वो ठहरे हुए थे, खाना पीना उनका, उनके पानी उनका, ये वो हर चीज़, वुहान भी एक बहुत मुश्किलात में था। तो इसलिए हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल पैकेज 50,000 रुपये पे हमें एक टिकट कैप कर दिया, जो कोरोना से पहले जो टिकट की प्राइस थी उससे कम था। तो उससे हमने करके उनको एक स्पेशल फेवर पाकिस्तान को, मतलब जो उनको एक किस्म का रिकगनाइज करने का तरीका हमने ये अडॉप्ट। जुल्फी भाई, चीनी रिपोर्ट बिलाखिर मंजर आम पर आ गई, पब्लिक भी हो गई, जिम्मेदारों के नाम भी आ गए, आपकी अपनी जमात के लोग भी थे, अपोजिशन के लोग भी थे। इसके ऊपर कमेंट करें, कितना बड़ा इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उठाया है इसको पब्लिक करने का। यानी कोई ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इमरान खान का एक नाम ऐसा था जहाँ लोग चाहे दुश्मन भी हो, चाहे मुखालिफ भी हो, चाहे उनकी फ़िलासफ़ी में, विजन में बिलीव ही नहीं करते थे, लेकिन एक चीज़ उनमें हमेशा सब लोग कहते थे कि उनमें इंसाफ है, इंसानियत है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते चाहे जो भी सिचुएशन हो। इस चीनी रिपोर्ट से मैं समझता हूँ कि जो लोगों के जहन में हल्का सा भी वहम था कि शायद हुकूमत में आके इमरान खान वो इमरान खान ना रहे, आई थिंक अगर इस चीनी रिपोर्ट में कुछ चीज़ की है तो सबसे पहले ये की है कि पहले भी वही इमरान खान था, आज भी वही इमरान खान है, और आगे जाते भी वही इमरान खान होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं देखा कि कभी इस किस्म की इंक्वायरी, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंक्वायरी की तरफ, मतलब टू दी एक्सटेंट, खाली एक डिटेल मेरे जहन में एक फंस गई थी कि जो ट्रक होते हैं, आई थिंक उसमें कुछ 20 टन का कोई लिमिट होता है कि वो डाल सकते हैं सामान, चलें आप कोई उस पर ज़बरदस्ती सस्पेंशन लगा दें तो 30 टन हो जाएगा। मतलब इस डिटेल में गए कि जो रिपोर्ट्स और जो चिट्स और जो रिकॉर्डिंग हो रही हुई थी वो दिखा रहे थे कि 70, 80, 70 टन एक ट्रक में डाले, तो बिल्कुल एग्जैजरेटेड, इसका मतलब कि जा नहीं रहा था। इतनी चीनी एक्सपोर्ट हुई है कि अफ़गानिस्तान में कि पूरा अफ़गानिस्तान डायबिटिक हो जाए। मतलब तो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो मैं शहजाद अकबर साहब को, DGFIA को, पूरी टीम की जो कमेटी है, टीम को, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लिटिल प्रेशर था टीम पर भी, कोई और प्रेशर था इमरान खान पर भी? देखिए, आई डोंट नो, पॉलिटिकल प्रेशर तो आई डोंट थिंक एज सच कोई था, लेकिन मतलब कि कोई भी था मुझे नहीं पता, और उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक माफिया है, एक कार्टेल है, तो जब आप उस कार्टेल को एक्सपोज करने जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू आप पे प्रेशर डालता है कि एंगल्स आ रहे थे कि चीनी की प्राइसेस हम और भी ऊंची कर देंगे। मतलब ऐसी ब्लैकमेलिंग चलती थी FIA को भी, औरों को भी। तो लेकिन एनीवेज उनने बस बोला कि हम इंक्वायरी करेंगे, और दुनिया के सामने इंक्वायरी आई है। खान साहब ने कल सबके सामने रिलीज़ भी कर दी, मतलब देर नहीं लगाई किसी चीज़ पे। और जैसे आपने बोला, उन्होंने नहीं देखा कि जी उसमें जुल्फी बुखारी है या कोई और है, या शहबाज शरीफ है, या ओमनी ग्रुप है। उनने बस जो हैं वो हैं, जो नहीं है वो नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन है, ईद का दिन है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान कैरी करेंगे? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ब्राइट। इसमें ऐसी पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसी एसेट्स दी हैं, ऐसा रॉनेस दी है कि अगर हम उसको सही तरीके से उसको हार्नेस करें और अपनी ज़हन, अपने अमाल उस तरफ डालें जहाँ हमें डालना चाहिए, बजाय इन चीज़ों पे कि जी अच्छा ये अच्छा काम कर रहा है इसकी टांगें खींचें, या मैं अगर कोई अच्छा बिज़नेस करना जाए वो सोचे कि 2 रुपए की ज़्यादा मैं कुछ गलत बिज़नेस कर लूँ, उसमें ज़्यादा नफ़ा।
हम अपनी ज़हनियत सिर्फ थोड़ा सा बेहतर कर लें, जो हम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक लीडर है इमरान खान, हमारी यूथ एक की पॉपुलेशन है, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो इंसान खेड़ियों से लेके ऑटोगोल को सीरीज़ को कामयाब कर सके क्योंकि उनने बोला है, तो आपको अब देखते हैं कि उनकी कैसी एक पावर है लोगों पे, ज़हनियत पे, यूथ के पे। तो अगर वो खान साहब को अपने सामने एक मिसाल की तरह रखें तो हमारा फ्यूचर ऐसा है। मैंने बार बार बोला कि जैसे कि जो एर्दोगान जब उन्होंने पहली दफ़ा पावर लिया था टर्की में, तो टर्की भी हमारी तरह क्रॉस रोड्स पे था कि या तो और भी नीचे की तरफ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या ऊपर की तरफ जाएगा। पाकिस्तान भी उस जगह पे खड़ा हुआ था। और हमारी हुकूमत पे तो ये हुआ है कि 2 साल में जो कुछ हो सकता था हुआ है। इंडिया के साथ इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़, कोरोना आ गया, ये हमारे डेट के इश्यूज़, जो हमने सारा जो कर्जा हमारे पे था, तो सारी चीज़ें हमने एकदम हमारे पे आई हैं। और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खान साहब को इसमें सक्सेसफुल किया है, इसमें दिखाता है कि उनकी नीयत, उनकी लीडरशिप कभी ना कोई दाग था और इंशाल्लाह ना कभी होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब्बास शब्बीर, जुल्फी बुखारी साहब कैसे ईद मनाते हैं और फिर उनकी सियासी राय क्या मुख्तलिफ मामलात में, इस सब के सिलसिले में बात कर रहे थे। वैसे महक, मामला तो और भी बहुत सारे हैं ना हमारे पास लोगों को नया दिन के राज बताने के लिए। फिर भी सियासी बातें कैसे सोच लेते हैं? अरे उनका काम है। मतलब ईद पे कुछ और सोचना कि क्या खाना पीना, कि किसको कितनी ईदी देनी है, ये चीजें सोचनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हमें बहुत सारे लोगों तक लेके जाना है। इसके लिए हम एक ब्रेक ले लें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ ये होती हैं कि इस ईद पर आपको ढेर सारी ईदी मिले, ढेर सारे आपको गिफ्ट्स मिले और आप वो ईदी इस्तेमाल करें। आप वो गिफ्ट जो है कपड़ों की सूरत में अगर होते ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी ये डिमांड होती है कि कपड़ा दे दें आप मुझे। लेकिन ईदी अब कम मिलना शुरू हो गई किरण। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो ईदी ज्यादा मिलती थी, अब तो ईदी कोई देता नहीं, अब तो हमें ईदी देनी पड़ती है। अरे लेकिन मुल्तान के बच्चे जो है ना बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। उन्होंने जो है ना वो सारे एसओपीज को फॉलो करते हुए बहुत सारी ईदी इकट्ठा कर लिया। बट अब एक प्रॉब्लम है, पार्क्स बंद है, जो वसूली की है उसको जाके इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इसी सारी सिचुएशन पर मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे आमिर इकबाल और अरशद खान। मुल्तान में छोटी दुनिया ने ईदी वसूली के लिए बैठक लगा ली। वलीद और उसके दोस्तों ने ईदी इकट्ठी करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग तैयार कर ली है। मामू चाचू कोई भी ईदी दिए बगैर बच नहीं पाएगा। हम चाचू से मामू से सबसे ईदी लेंगे, लेकिन हम गरीबों में बांट देंगे। कोरोना वायरस के बायस बच्चों ने ईद पर सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, मास्क लाजमी पहनने और किसी से गले ना मिलने का भी अहद किया है। बच्चों की ईद तो बच्चों की होती है, क्योंकि अब की बार हालात इस तरह के हैं, ना पार्क्स में लेके जा सकते, ना कहीं होटल्स में लेके जा सकते। ये है बच्चों को ईदी दे दिया। नन्हे बच्चों ने तहिया कर रखा है कि इस दफा ईदी से इकट्ठे होने वाले तमाम पैसे जरूरतमंद अफराद में तकसीम करेंगे। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। लॉकडाउन से ईद की खुशियां मांद पड़ गईं। गुज़श्ता साल शाशम्स समेत मुल्तान के छोटे बड़े तमाम पार्कों में बच्चों बड़ों का रश हुआ करता था। शाशम्स पार्क के जो हमारे झूले हैं वहाँ लाखों का एक नुकसान तो बिल्कुल है। ईद पर झूले चलते हैं हमारे ठेके पर है पार्क, और झूले जो हैं हमारे वहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता था जो इसमें जो है ईद पर नहीं मिल सकेगा। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के बायस पार्कों के झूले वीरान पड़े हैं। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पहले बच्चों के साथ आते थे, फैमिलीज होती थी, सब इंजॉय करते थे, झूले होते थे, बच्चे खुश होते थे। अब तो झूले भी बंद हैं और पार्क जो है बिल्कुल सुनसान है। PHA हुकाम के मुताबिक ईद के दिनों में मुल्तान के पार्क से 50 लाख के करीब रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, लेकिन इस बार गुज़श्ता 3 माह से एक पाई भी नहीं कमा सके। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे उसके बाद हमारे साथ रहिए। हम ईद के रंगों की बात कर रहे थे, लेकिन ईद से ज़रा पहले जो हमें धचका मिला हमें उसका तस्करा करना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ PIA तैयारा हादसे की। इसके बाद
इलाके में सोग की फ़ज़ा है। हम पर्टिकुलरली उसी इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ ये हादसा हो गया। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, जो आसपास लोग बसते हैं, उन्होंने इस मौके पर शहदा के लिए दुआएं की। पुलिस और रेंजर्स ने मुतासरा गलियाँ सील कर रखी हैं, ऐसा भी है। ऐसे में समा फैमिली भी इन सब के साथ मौजूद है। सऊद बिन मुर्तज़ा वहीं पर गए हैं, वहीं पर मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी सऊद। जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले ही ईद फीकी थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या, जिस तैयारे में इंसानी जानों का इतना बड़ा ज़िया हुआ। इसके बाद एक बिल्कुल ही अफसोसनाक और जो है बहुत बुरी तरह से ये ईद जो है आज गुजारी जा रही है। इस वक्त हम लोग मॉडल कॉलोनी में उस वक्त मुकाम पर मौजूद हैं, उस गली के बाहर जहां पर यह हादसा पेश आया था। पुलिस ने जो है कनाते लगा के इसको बंद कर दिया है और एसएसयू के एहलकारों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो स्पॉट है वहाँ पर भी जो अभी पुर्जे पड़े हुए हैं, मलबा पड़ा हुआ है, वो भी अभी वहीं पर मौजूद है। रेंजर्स को भी अंदर तैनात किया गया है। यहाँ पर इलाका मकीनों से हमने बात की है, वो काफ़ी अफसरदा हैं। उनका यही कहना है कि ईद को उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो इसमें शहीद हो गए या फिर जो उनके प्यारे थे, और साथ साथ वो लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि इतनी बुरी हालत हुई। यहाँ से तमाम लोगों को मुंतकिल कर दिया। यहाँ पर इनके लिए दुआ भी कराई गई अहले इलाका की जानिब से, जो लोग शहीद हुए उनके लिए। और अब भी यहाँ पर जो पुलिस और रेंजर्स है वो यहाँ पर तैनात है। ठीक, सऊद आपका बेहद शुक्रिया। ये वाकया वो है जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। ईद तो मनाई जा रही है लेकिन ईद की खुशियाँ फीकी नज़र आ रही हैं। उस इलाके में इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है जहाँ ये वाकया हुआ था। ईद के रोज़ उनका क्या कहना है आपको सुनवा देते हैं। आज ईद का दिन है और हम यहाँ पर ताज़ियत के लिए जो है वो इन लोगों के दरमियान मौजूद हैं। दुआ भी की है और उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है कि जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं माह रमज़ान मुबारक के महीने में, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाइकी को सब्र जमील अता फरमाए। ये बराबर में जो मस्जिद बिलाल मस्जिद, इससे हम नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले, ये हमारे सामने आंखों देखा, सामने जहाज़ वहाँ से आ रहा था, लैंड करता हुआ। ये असल में लैंडिंग पोजीशन पे आ रहा था और पता नहीं कि इसका इमरजेंसी गेट से जब वो खोल के उससे जम मारी, शायद डिसबैलेंस हुआ, उसकी वजह से जहाज़ जिसने बिल्डिंग को हिट किया है। बस जो नसीब में लिखा हुआ था, ये हादसा हमारे यहाँ के लोगों के नसीब में लिखा हुआ था। हमें ईद सादगी से मनानी चाहिए और ये मेरा मैसेज है कि हमें उन लोगों को अपने इस मौके पे याद रखना चाहिए जिनके घरों में ये क़यामत टूट पड़ी है। हमें उनके साथ उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी यही कुछ इसी तरह का मैसेज दिया था। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने भी यही कहा है कि जी ईद ज़रूर मनाइए लेकिन डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए। ये उन्होंने कहा कि आपको लाजमी इसका ख्याल रखना चाहिए। अब चूँकि इससे पहले हम भी यही बात कर रहे थे कि कोई मौका हो और सियासतदान सियासत की बात ना करें, तो कुछ ऐसा माहौल भी बना। सियालकोट में उनका घर है और समा के रिपोर्टर शहजाद अहमद वहीं गए उनसे बात करने के लिए और ये जानने के लिए कि ये ईद सियासी या गैर सियासी, तो उन्हीं की जानिब चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के घर में और यहाँ पर जो उनके दोस्त अहबाब हैं उनको ईद मुबारक देने के लिए इनके रहायशगाह का रुख कर रहे हैं। हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ही आज ख़ुसूसी तौर पे ईद डे के हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ना सिर्फ एक मंजे हुए सियासतदान है बल्कि उनके अपने हल्के में वो अभी तक नाकाबिल शिकस्त भी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बड़ी मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक। आज जिस माहौल में हम ईद आई है, ख़ुसूसन जब कोरोना वबा का जो इस वक्त सारी दुनिया में एक जो है वो खौफ व हरास है, और जो 28 रमज़ान को जो हादसा हुआ है PIA का, जिसमें बहुत से लोग जो है कीमती जानें जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, लोगों के घरों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि ये ईद जो जिस माहौल में आई है वो बड़ा अफसरदा माहौल है, बड़ा एक टेंशन का माहौल है, एक जो है वो सोगवार जो है फ़िज़ा है जिसमें ये ईद आई है, और इसकी सादगी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए ईद की। इसको जिस तरह रवायती अंदाज से इसको नहीं मनाना चाहिए। और सब सियासी शख्सियत आपकी बिल्कुल है यहाँ है, आप ईद किस तरह मनाते हैं और ख़ुसूसी तौर पे लोग जानना चाहते हैं कि आप बचपन में अपनी ईद किस तरह मनाया करते थे। ज़ाहिर बात एक चाम होता है ईदी लेने का, और आपने बचपन में ईद बड़े ज़ौक़ से मनाई होगी।
देखिए बचपन में जब इंसान जो है वो कम उम्र होता है तो ईद का एक और चाम होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ईदी का भी एक तवक्को होती है, वालिदैन से, अजीज़ व अक़ारब से ईदी मिलेगी और एक जश्न का इन द ट्रू सेंस जो है एक समा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है तो उसमें जो ईद की जो त्यौहार जो है उसकी जो लुत्फ़ बचपन वाला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जाता है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ का कहना यही है कि ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन कोरोना वबाओं से बचाव के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर को बार भी अमल दरामद किया जाए। और यहाँ पर भी हमने देखा कि ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ साहब से जो भी ईद के लिए मिलने आ रहे हैं वो SOPs के तहत जो है वो समाजी दूरी रख के जो है वो ईद की मुबारकबाद दी जा रही है और ईद की खुशियाँ जो है वो बांटी जा रही हैं। जी, ईद की खुशियां महफूज रहते हुए, मोहतात रहते हुए बांटी जा रही हैं। शहजाद हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की ही रहनुमा है हिना परवेज भट्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी ईद गुज़श्ता ईद की निस्बत कितनी मुख्तलिफ है और क्या कोई सियासी एक्टिविटी आज इन है या नहीं। हिना, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। कहिएगा कि आपकी आज की ईद गुज़श्ता ईदों से कितनी मुख्तलिफ है और सबसे ज़्यादा किसे मिस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। एक तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ये ईद जो है वो पिछली ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो जैसे चांद रात होती है, मैं यूजुअली हर ईद पे चांद रात पे बाहर भी जाती हूँ, मेहंदी लगवाती हूँ, चूड़ियाँ ख़रीदने जाते हैं। लेकिन इस ईद पे हालांकि हुकूमत ने बाज़ार वगैरह खोल भी दिए, लेकिन मैंने ख़ुद और मेरी फ़ैमिली ने एहतियात की और हम लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए मेहंदी भी नहीं लगवाई, चूड़ियाँ नहीं ली। तो इसलिए थोड़ी सी ईद कोरोना की वजह से लगा के फीकी है। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि देखिए हम लोग सियासतदान रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी के, और अगर हम एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे तो लोग क्यों इस पे बात मानेंगे। तो बाकी लोगों से भी मेरे लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल ईद है और आज का दिन बहुत स्पेशल है, लेकिन कोरोना की वजह से जो हम लोगों की SOPs हैं हम उनको थोड़ा सा फॉलो करें। और जिस तरह आपको पता है कि हमारे कल्चर में एक दूसरे से स्पेशली ईद पे गले मिलने का कल्चर है, तो थोड़ा हम सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें। लेकिन ये ईद स्पेशल इसलिए है मेरे लिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लंदन में तकरीबन 1.5-2 महीना स्टक थे लॉकडाउन की वजह से, फ़्लाइट्स बंद थी एंड दे कुडंट कम। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी एक हफ़्ता पहले दे बैक इन लाहौर। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये ईद अपने वालिदैन के साथ जो है वो मना रही हूँ। तो पर कोरोना ने हमें बड़ी चीज़ें सिखाई हैं और ये भी ज़रूर सिखाया है कि ईद जो है वो स्पेशल है और अपने और ऐसे लोग अपने प्यारे लोग अपने फैमिली के साथ गुजारने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, अपने तो आपने बता दिया। देखिए, कोरोना की SOPs अपनी जगह, लेकिन ईद की एक ही SOP होती है, वो होती है ईदी। सबको ईद मिलने का इंतज़ार होता है और बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बच्चों ही की तरह होता है। तो ये फरमाइएगा कि हिना परवेज भट्ट को किससे ईदी मिलती है और कितनी ईदी इकट्ठा हो जाती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हमेशा ईदी का इंतज़ार होता है जब से मैं छोटी सी थी। मुझे याद है कि हम अपने मजंग में मेरे दादा का घर होता था और हम सब कज़न्स वहाँ इकट्ठे होते थे और वहाँ वो जो ईदी की थदियाँ होती थी, वो जो क्रिस्प नोट होते थे, उससे बड़ी अभी तक मेमोरीज़ हैं। ईदी की अमाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट वो मेमोरीज़ जो हैं वो बिल्कुल रहती हैं। अभी भी मैं अपने वालिदैन से, स्पेशली अपने फादर से वेट करती हूँ कि वो मुझे ईद दें। बल्कि जब हम इकट्ठे होते हैं ईद की सुबह नमाज के बाद नाश्ते पे और हमारी सारी फैमिली इकट्ठे होती है, तो बिल्कुल मेरे चचा ताया ईदी देते हैं। तो हमेशा मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ ईदी का। और मैं वही कह रही हूँ कि ईद का ये एक सिंबल है। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अबाउट आवर ट्रेडिशंस कि ईद पे पेरेंट्स की तरफ से या अपने चाहने वालों की तरफ से ईदी की अमाउंट जो है वो हमेशा याद रहती है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं भी अपने बेटे को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको ईदी दूँ।
बिल्कुल, ईदी तो वो है ना जो कि आपको अगला बंदा खुशी से दे, वो चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन खुशी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो आप ईदी लेती जिस तरह से है वो तो आपने बता दिया, लेकिन ईदी जो देने का तरीकाकार है या जो आप जितनी ईदी तकसीम करती है वो क्या है, और सबसे ज़्यादा ईदी किसे देती हैं आप? मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा ईदी देती हूँ, और क्योंकि वो मांगता भी मेरे से है, स्पेशली ईद के दिन एक्सपेक्ट भी करता है कि अपनी माँ से ईदी ले। और फिर मेरे नेफ्यूज़ और नीसेज़ हैं, मेरी एक नीस है माशाल्लाह, शी इज़ अ टीनेजर, उसको मैं सबसे ज़्यादा ईदी देती हूँ, और 2 छोटे नेफ्यूज़ हैं तो उनको देती हूँ। सो बड़ा अच्छा एक ये सिंबल लगता है कि ईद के दिन बच्चों में ईदी तकसीम करना, और बाकी कज़न्स के बच्चे अगर इकट्ठे हों तो उनको देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक मैं आपको इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊँ कि मैं ईद से 2 दिन पहले सुंदर्स फाउंडेशन गई, और वहाँ थैलेसीमिया के बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, और हमने उनको ईदी और ईद की बास्केट्स तकसीम की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सही मायनों में आप गिविंग बैक टू द सोसाइटी करते हो। थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे जिनको खून की ज़रूरत है, उनको महीने में 1 बार या 2 बार खून लगता है, वो हमारी ईदी का या हमारी ब्लड डोनेशन के सही मतलब उनको देनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के वक्त में और स्पेशली लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे लोग हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड डोनेट करने से दे वर लिटिल स्कैर्ड। तो मैं यही कहूँगी और मैसेज दूँगी आपके चैनल को भी कि अपने व्यूअर्स को सबको कि आप मास्क पहनें, आप ग्लव्स पहनें, पूरे SOPs फॉलो करें WHO के, लेकिन अपना खून लाजमी दें, बिकॉज़ ऐसे बच्चे हैं जिनको आपके खून की ज़रूरत है। तो ये मैं पैगाम दूंगी स्पेशली इस ईद पे कि उन लोगों से हम अपनी खुशियाँ शेयर करें, उन बच्चों से हम अपनी ईदी शेयर करें, ईद गिफ्ट शेयर करें जो इसके सही हकदार है ना। ये बताइए, वैसे तो सादगी सबसे बड़ा सिंगार है, ऐसा हमने सुना देखा भी। ये बताइए कि इस बार तो डिफरेंट है, आपने कह भी दिया कि इतना एहतमाम आपने नहीं किया, अब बहुत अच्छी बात है। इससे पहले ईद की तैयारी और ख़ास तौर पर कपड़ों के मामले में किस कदर फ़िक्रमंद हुआ करती थी आप? और वैसे तो जो आज आपने ड्रेस वेयर किया ये भी ज़बरदस्त है, तो ये किसकी चॉइस है? बिल्कुल मैं डिज़ाइनर हूँ, लेकिन रियलिटी की बात है कि मुझे अपने कपड़ों के लिए मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा कि ये जोड़ा मैंने पहना है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल है, सिर्फ कलर जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है, और मैंने इसको प्रॉपर एसेसरीज़ के साथ और स्कार्फ के साथ थोड़ा ड्रेसअप कर लिया है। तो मैं बिल्कुल अपने कपड़ों के बारे में वरीड नहीं होती। और मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, और मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई, ना ईद की शॉपिंग के लिए, ना ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे कलर अच्छा लगा है, दैट्स इट। सो बिल्कुल मैं वरीड नहीं होती अपने कपड़ों के बारे में, लेकिन ज़रूर मैं डिज़ाइनर हूँ। जब मैं लोगों के कपड़े बनाती हूँ तो मुझे बहुत एहसास होता है, बहुत वरीड होती हूँ। तो लोगों के लिए जब कपड़े बनते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती है, अपने कपड़ों की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अच्छा है ना, जैसे आप जिक्र भी कर रही हैं कि आप खुद डिज़ाइनर हैं, और आपकी अगर कलेक्शन देखी जाए तो मुख्तलिफ कलेक्शन और बहुत ज़्यादा रेंज होती है, लेकिन जब आप डिज़ाइन कर रही होती हैं अपने लिए कुछ, तो क्या ये चीज़ माइंड में आप रखती हैं कि मुझे सबसे अलग नज़र आना है, जो डिज़ाइन बाकियों के लिए बनाए वो मैंने अपने लिए नहीं बनाने, मुझे अलग लगना है, कुछ ख़ास त्यौहार पर ख़ास लगना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी ईद, स्पेशली हम लोग कश्मीरी हैं, तो हमारी ईद पे ट्रेडिशन होता है कश्मीरी हरीसा, पाए, और सारे कज़न्स दूर दराज से मेहमान आते हैं, हमारी तरफ ईद का खाना होता है, और दिन में हम लोग सारे अपने ताया की तरफ इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम सुबह गए थे सिर्फ ताया ने, और सिर्फ क्लोज़ फैमिली थी, और रात का खाना कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग चाहते नहीं थे कि हम इस तरह एक दूसरे को रिस्क पे करें। तो बिल्कुल आपस में मिलके ज़रूर हम खाना एंजॉय करेंगे, लेकिन इस तरह ईद पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, स्पेशली कोरोना की वजह से। सही, यानी कि दावतों का एहतमाम भी होता है, लेकिन कोरोना के बायस दावतें होंगी या नहीं होंगी, ये हम शायद कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि गैदरिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो दावतों पर कुकिंग भी होती है, ये सारा खाना जो है वो खुद ही बनाता है? देखिए अभी जैसे लॉकडाउन था उसमें मैंने
बेकिंग जो है वो ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। मैंने लजानिया बेक किया, कपकेक्स, केक्स और पास्ता, इटालियन फूड। वैसे नॉर्मली मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ है, कुकिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन कुकिंग में मैं बेसिक देसी चीज़ें बना लेती हूँ, बिरयानी, चिकन कढ़ाई। लेकिन अभी तक मैंने वो कश्मीरी खाने नहीं सीखे, बिकॉज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरीसा है, उस पर मतलब ओवरनाइट कुकिंग करनी पड़ती है और बड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं बेसिक चीज़ें बना लेती हूँ और बेकिंग कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग की स्किल्स पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया ना हमें कि कुकिंग का कितना शौक़ रखती हैं आप और सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं। कश्मीरी खाने वैसे आपको ना ट्राई कर लेने चाहिए, क्या पता कभी हम उस तरफ आएँ और आप बना पाएँ। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ना अब हम ये करते हैं, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, फिल्मों का, ड्रामों का ज़रा तस्करा कर लेते हैं। आजकल हर तरफ लोगों के जहन में ना वो अर्तुगरुल वाला जो एक पूरी सीनरी है ना, वो छिड़ा हुआ है। और उसके ऊपर एक ट्वीट भी आपने की थी, वो बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए आप फॉलो कर रही हैं इसे? जी बिल्कुल, मैं बड़े शौक़ से देख रही हूँ। जैसे आपको पता है कि 1.5 महीने से लॉकडाउन था और फिर रमज़ान मुबारक शुरू हुआ, तो बड़ी अच्छी रूटीन थी। मैं सहरी तक अर्तुगरुल देखती थी और मैंने 2 सीजन्स कंप्लीट कर लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 एपिसोड्स, और मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रामा अर्तुगरुल। और उसमें जिस तरह इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री जो है वो रिवाइव हुआ है, हमारे इस्लामिक लीडर्स जैसे अर्तुगरुल गाजी है, उसकी जितनी क्वालिटीज़ थी, वो कितना ब्रेव, करेजस था, इस्लाम एज ए रिलीजन कितना पावरफुल है। कुछ चीज़ें मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी हैं। आप देखें अर्तुगरुल की जो वालिदा है, जब सुलेमान शाह की डेथ के बाद तो अर्तुगरुल की वालिदा वो कबीले की लीडर बन जाती हैं, तो ख़वातीन का रोल पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट दिखाया है। इस तरह हलीम सुल्तान जो है वो एक बड़ी ब्रेव कैरेक्टर दिखाई गई है, जिसमें वो ख़ुद जाती है, लेटर जो है वो जाके सुल्तान को दे के आती है। तो और अर्तुगरुल की अपनी क्वालिटीज़, जिस तरह वो ब्रेवरी और करेज शो करते हैं और खुदा में बिलीव कि आपको ज़िंदगी में अगर जब भी लगे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या लोग आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात है, और अगर आप सच पे खड़े हो तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। बिल्कुल है ना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। पिछले दिनों आपने एक ट्वीट भी किया था और लिखा था कि मरियम नवाज का जो किरदार है वो अर्तुगरुल से मिलता जुलता है, लेकिन हिना परवेज बट जो हैं उनकी जिंदगी अर्तुगरुल के किस किरदार के गिर्द घूमती है? पहले तो बिल्कुल सही है, मैंने एक ट्वीट की थी सहरी के टाइम पे और उस ट्वीट ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि अगले दिन मुझे लग रहा था कि मैं पूरे ट्विटर पे अब्यूज़ हो रहा है, मुझे पीटीआई के ट्रोल्स अब्यूज़ कर रहे हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। एक तो बात यह है कि अगर पीटीआई वाले इमरान खान साहब को किसी भी लीडर के साथ एसोसिएट कर दें तो बिल्कुल ठीक है, उन पे कोई तनकीद नहीं होती। अगर मुझे लगता है कि मरियम बीबी के अंदर मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं, रिफ्लेक्शन देखी है कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्तुगरुल से सिमिलर है, तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म क्यों, मरियम नवाज से इतना खौफ क्यों है? बिल्कुल मैंने ये बात की थी, उनका बिलीफ इन गॉड मरियम बीबी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उनको उस टाइम में देखा है कि जिस तरह वो अपने फादर के साथ उन्होंने स्टैंड लिया, ब्रेवरी और करेज के साथ उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो रिवाइव किया। वो वापस अपने वालिद के साथ खुद गिरफ्तारी देने आई और उनकी वालदा की जब फौत हुई तब वो जेल पे थी, तो मरियम बीबी ने बड़ी चीज़ों को बड़ी ब्रेवरी और करेज के साथ डील किया है। जब वो जलसों पे जाती थी तो वो इस तरह क्राउड को मोबिलाइज कर लेती थी कि लगता ही नहीं था कि इतनी डायनामिक क्वालिटीज़, तो मुझे ज़रूर उनमें लगता है कि शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसलिए वो मैंने बात की। तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन आई एम श्योर कि जो अर्तुगरुल के साथी हैं जिसमें तुर्गत है वो एक उसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो बड़ा लॉयल है अर्तुगरुल के साथ और बड़ा ब्रेव है, तो आई एम होपिंग कि शायद मैं तुर्गत से रिजेंबल करती हूँ। हिना साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। ईद मुबारक एक बार फिर से आपको कहेंगे, और बड़े अच्छे किरदार आपने चूज़ किए और उनसे रेलेवेंसीज ढूंढी। वैसे इस पे थोड़ा सा सोच लीजिएगा आगे चलकर, कर्तोगलू भी एक किरदार है, तो अपनी सफ़ों में लोग आजकल उसको भी तलाश कर रहे होते हैं, आप लोग भी देखिए। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे हम कहते हैं ना, केयर एंड शेयर,
केयर भी करना है, शेयर भी करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिस सिलसिले में हमको इसकी ज़रूरत भी है। फिक्सिट का नाम जहन में आते ही आपको याद आता है कि सियासी और समाजी काम दोनों ही फिक्सिट के ज़रिए बहुत उम्दा तरीके से होते हैं, लेकिन फिक्सिट हकीकत में एक ऐसा इदारा है जो यतीम और बेसहारा बच्चों का सहारा बन जाता है। आलमगीर खान इसके सरबराह हैं। यहाँ बच्चों को ईद के मौके पर कैसी तैयारी करवाई जाती है, कैसे तोहफे दिए जाते हैं, कैसे उनका आम दिनों में भी ध्यान रखा जाता है। तो आम दिनों की बात भी होगी, ईद के मौके पर यहाँ पर क्या कुछ है, ये सब कुछ भी होगा। आलमगीर खान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? और ये बताइए कि बच्चों की ईदी का क्या वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि आपको बच्चों का ख्याल भी रखना है और इसके साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है, तो मुझे ये बताएंगे आप यहाँ पर कितने बच्चे हैं और फिर यहाँ पर इंतजामात कैसे, और ईद के ऊपर क्या एहतमाम किया इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर आपने और आपकी टीम ने? अच्छा, यहाँ इस वक्त कोई 10 बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, 6 महीने हुए हमें ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। पिछले 2 साल फंड रेज कर रहे थे आपके सामने कराची के एक अहम शाहरा 3 तलवार पे खड़े होके हम चंदा करते थे और उसी से पैसे जमा करके पूरी बिल्डिंग बनाई। इन बच्चों का सारा ख्याल रख रहे हैं हम। आज ईद के दिन प्रॉपर एक SOPs यहाँ पे बनाई गई हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और उसको हम सब ने फॉलो करना है और उसी के तर्ज पर हम इन बच्चों के सारी देखभाल कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। आज ईद के मौके पे ये भाई हैं हमारे, इनकी ईद का पूरा ख्याल रखा गया है। इनके बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े, इनको घड़ी, चश्मे, तोहफे हमारे दोस्तों ने और हमारे जो फिक्सिट फैमिली का हिस्सा है इन सब ने ये गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो आज इनकी वैसी ईद है जैसे आपके घर में या मेरे घर में ईद होगी, तो मेरे भाइयों की ईद भी वैसी है। और इंशाल्लाह अभी हम कुछ देर बाद बाहर जाएंगे, इनके साथ हम आउटिंग करेंगे, थोड़ी सी बाहर घूमेंगे, अगेन SOPs का और कोरोना का ख्याल रखते हुए। सही ठीक। खान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपना घर छोड़ के अपने इस घर में आए हैं और बहुत सारे हाथ ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं जो इस घर को चलाने में आपकी मदद भी करते हैं। बच्चे खुश हैं, यकीनन आप उनके लिए इस वक्त सब कुछ हैं, तो वो इस दफ़ा आपके साथ ईद किस तरह से मना रहे हैं? और दूसरा ये, क्या उनकी अभी ईद गुज़श्ता ईद की निस्बत कुछ मुख्तलिफ है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, कोरोना है? यकीनन इनकी ईद तो मुख्तलिफ है क्योंकि ये इनकी पहली ईद है हमारे साथ फिक्सिट फैमिली होम में, और हमारी पूरी कोशिश है। देखें, इस फैसिलिटी का बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि आप किसी भी कोई भी इस कॉज में अगर काम कर रहा हो तो आप छत दे दें, उनको खाना दे दें। हमारे नज़दीक ये इनफ नहीं है। हमारा मकसद ये कि इनको वो ज़िंदगी, वो लिविंग स्टैंडर्ड्स दें जो मेरे और आपके हैं। इनकी वो ग्रूमिंग करें। इनको ईद तो आई है, लेकिन इस फैसिलिटी के अंदर क्या क्या खुसूसियात है और आपने सोचा हुआ क्या इनके लिए? इस फैसिलिटी में एक तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर एजुकेशन अभी कोरोना की वजह से डिले हो गया, इनका हमने एडमिशन कराया हुआ है। इन्होंने जल्द प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना है। इनकी यहाँ हेल्थ केयर देखी जाती, फिजिकल फिटनेस के लिए प्रॉपर एक ग्राउंड है जहाँ इनकी खेल कूद का बंदोबस्त किया जाता। प्लस इनकी जो फीड है, जो खाना है इनका, यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक फूड का बंदोबस्त किया है। इनके लिए बकरियाँ यहाँ रखी जहाँ से फ्रेश मिल्क, इनके लिए दूध लिया जाता। मुर्गियाँ रखी गई जहाँ उससे अंडे लिए जाते हैं इनके लिए, जिससे नाश्ता वगैरह बनता। और पीछे ही हमने सब्ज़ी की काश्त की है जहाँ से इनके लिए सब्ज़ी तैयार की जाती। अब मकसद ये कि इनको हेल्दी फीड देनी है ताकि ये हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होकर तो आगे किसी भी फील्ड में जा सके। और हमारी कोशिश ये है, एक तो इससे हमारे राशन का जो खर्चा है वो भी कम होता है और साथ साथ इनको बहुत ही हेल्दी फीड मिलती है। और प्लस इनको हमने वो बनाना है कि ये कल को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, आर्मी में कहीं भी ये जाकर किसी भी फील्ड में जो इनकी स्किल्स होंगी, जहाँ इनकी स्किल्स पॉलिश्ड होंगी, उसी फील्ड में इनको ले जाया जाएगा। तो इनको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी हम यहाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनको अच्छी से अच्छी गाड़ी दी है जो इनके पिक एंड ड्रॉप में काम आती। इनके रूम्स में AC मौजूद है, एयर कंडीशन मौजूद है।
क्योंकि हमारे नज़दीक हमारे बिलीव है कि अगर अल्लाह की राह में आपने कुछ खर्च करना है, कुछ सर्व करना है, तो बेहतरीन से बेहतरीन करो। अगर आप कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, तो हज़रत इस्माइल बेटे थे, उनको कुर्बान किया गया, एक बेटे की कुर्बानी दी गई अल्लाह की राह में। ये एक मिसाल है हम सब के लिए। तो जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सके वो अल्लाह की राह में किया जाए, और यही हमारा मकसद है पहले दिन से। खान साहब, जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं, यकीनन ये तो पूरा साल इनके लिए ईदी है, लेकिन नोटों की सूरत में बच्चों को आपने कितनी ईदी दी है? अभी तक तो नहीं दी मैं, चूंकि अभी आया हूँ। इंशाल्लाह इनके साथ पूरा दिन गुजरेगा और इनको ईदी मिलेगी। घर से ईदी देकर आए किसी को, वो बताएं जरा। नहीं, मैं तो अब उस फेज से निकल गया हूँ कि मुझे कोई दे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है घर पे बच्चे तैयार बैठे होंगे और उनको देनी पड़ेगी, और इन बच्चों को भी इंशाल्लाह देंगे। ये सोच तो आलमगीर खान साहब आपकी अच्छी है, लेकिन मैंने ये सुना था कि ईद पर सब बच्चे होते हैं, तो आपने ये कोशिश क्यों तर्क कर दी कि ईदी आपको वसूल करनी चाहिए? अब ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरा ये कि अब अच्छा भी नहीं लगता मांगते हुए किसी से, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुझसे मांगे इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इससे पहले कि थोड़ा सा आगे बढ़ें, ईद आप सादगी के साथ मना रहे हैं, और जो कुछ कराची में हुआ तैयारा हादसे की मैं बात कर रही हूँ, उसके शहदा की मैं बात कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि जो नया दिन के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप इस सिलसिले में एक पैगाम उनके लिए दे दीजिए। ये बड़ा ही अफसोसनाक, एक दर्दनाक वाक़या था, और एक चीज़ तो ये कि जो भी अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट आती, जो कमीशन बनाया गया, हम एक्सपेक्ट ये करते कि कुछ ऐसे रिपोर्ट आए, ये मेरी अपनी गवर्नमेंट की इदारे की रिपोर्ट होनी है, कि ये आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें अब ख़त्म हो, ये चीज़ें अब बंद हो, ये एक रोक हो इसके, वरना ये चीज़ें जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगे, सज़ा नहीं मिलेगी लोगों को, ये चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरा ये कि जो लोग एक तो बहुत ही हमारे रिलीजियसली ये बड़ा एक अहम वक्त था, रमज़ान में रोज़े की हालत में जो लोग शहीद हुए, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाइकीन, उनके रिलेटिव्स को सब्र दे, और साथ ही जो कोरोना से जो भी कोरोना की जद में लोग आए, यकीनन वो भी शहीद हैं, उनका भी शहादत का दर्जा है, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे और हम सब में शहादत का जज्बा पैदा करे। देखिए ये ज़िंदगी फ़ानी है, ज़िंदगी टेम्प्रेरी है, सब ने जाना है, और ऐसी आला तरीके से अगर कोई रुखसत हो इस फ़ानी दुनिया से, तो हर मुसलमान का यही ईमान होता है। लेकिन फिर भी जो उनके लवाकिन हैं उनको एक दुख होता, सदमा होता, अल्लाह उनको सब्र दे। और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ मेरे अपनी गवर्नमेंट के इदारे से कि वो एक ऐसी रिपोर्ट देंगे, एक ऐसा एक्शन होगा कि जिससे नज़र आएगा कि आइंदा ये चीज़ें ना मिसाली होगा। बिल्कुल खान साहब, हम भी यही दुआ करें कि गुज़श्ता जो हादसात हो चुके हैं उस तरह ये रिपोर्ट ना दबे, हक़ाइक़ सामने आ जाएं, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें किरण ना हो और हम इस तरह के हादसात से बच जाएं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आप हमारे साथ इतनी अच्छी इनिशिएटिव के ऊपर आप हमें बता भी रहे थे और ईद सादगी के साथ मनाई जाए आप ये कह भी रहे थे। बेहद शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया। क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, दीगर बातें होंगी इसके बाद। वेलकम बैक। ईद है और ईद पर ईदी की बात है और ईद के माहौल की बात है, तो अब हम ज़रा चलते हैं केपी खैबर पख्तूनख्वा और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर उनके घर में ईद कैसे मनाई जा रही है, इस वक्त माहौल क्या है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ये बताइए ना, आज के दिन की क्या मसरूफियात रही, घर पे कौन कौन है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन था आज? घर पे यहाँ पे तो चूँकि मैं अपने उस पे हूँ, मेरी तकरीबन कुल फैमिली वज़ीरिस्तान में हैं, वो वहाँ पे ईद मना रही है, और चूँकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी की वजह से, काम की वजह से मैं पेशावर में हूँ, तो बस मेरे दो बच्चे मेरे साथ हैं। अच्छा। और मैं हूँ, बस ईद मना रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि वीडियो कॉल पे गुजारा करना पड़ रहा होगा। ये बताइए, ये 1 डेढ़ माह 2 माह आप लोगों के ऐसे गुजरे हैं सर
कि आप लोगों ने अनथक मेहनत की है, खासे परेशान रहे हैं, तो ये जो ईद की कुछ छुट्टियां मिली हैं, रिलैक्स करेंगे या अभी भी कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई काम है जो निपटाना पड़ रहा है? देखिए, असल में हमारा आपको जैसे मालूम है कि जब से ये कोरोना वबा आया उसमें तो हमने जो काम किया है वो 24/7 किया, और फिर अभी भी सूरत हाल इस तरह का है कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि हम ईद के मौके पे कोई छुट्टी मना सकेंगे, क्योंकि चीज़ों को देखना है। और फिर डेफिनेटली आपको पता है कि ये ईद एक तो कोरोना वबा के हवाले से जिस तरीके का ये ईद है जिसका हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने फ़ैसला किया है कि इसको हमने सादगी से मनाना है, और फिर जो तैयारा केस है जिसमें तैयारा हादसा है जिसमें हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इस ईद का ये है कि ये ईद मैंने कल भी कहा था कि अगर हम ज़िंदा रहे, सलामत रहे, तो ये ईद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम करेंगे और ईदों को हम मनाएंगे, अच्छी तरीके से मनाएंगे। लेकिन इस ईद के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इस ईद में हमें बड़ा एहतियात करना है, और इस ईद पे मिलने जुलने में और जो SOPs है जो हुकूमत ने दी है उस पे हमें अमल दरामद करना होगा। ठीक, अजमल साहब, जैसे कि आप भी तलकीन कर रहे हैं, हमसे जो भी गुफ्तगू कर रहा है वो आवाम को यही पैगाम दे रहा है कि आवाम जो है वो घरों में रहते हुए, महफूज रहते हुए, SOPs पर अमल करते हुए ईद मनाए। आपसे तो सियासी और ईद के हवाले से जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं वो तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आपने कहा कि आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो आपके बच्चों से भी बात करना चाहेंगे, आपकी बेटी से भी बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि जब वो घर में थी लॉकडाउन में तो उनके दिन कैसे गुजरे, उन्होंने शॉपिंग कैसे की और फिर आज वो ईद कैसे मना रही। उसको तो मेरे ख्याल में कि ये मेरे साथ है, मेरी जो बेटी है वो मेरे साथ है, और वो असल में शर्मा भी रही है, और दूसरा ये है कि ये फर्स्ट टाइम वो कर रही है। और फिर ये गरीब तो सारे आइसोलेशन में रहे और घर पे रहे हैं, ये तो बिल्कुल बाहर निकले भी नहीं है, बल्कि इवन शॉपिंग और वो चीज़ें। और हमने ये भी फैसला किया था कि हमने इस ईद पे कोई शॉपिंग नहीं करनी, हमने वही कपड़े पहने हुए जो हमारे रूटीन के कपड़े हैं। वो इसलिए कि इसमें हमने ये कोशिश की है कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त उनको सख्त ज़रूरत है, हमने उसका करना है। तो बच्चे वो ज़ाहिर है वो भी जो माहौल है वो आपके सामने है, उसमें वो भी मेंटली तौर पर एक आइसोलेशन हो जाता है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं। जी। ये मुझे बताइए, ये ज्यादा दौड़ भाग करती हैं या आपको ज्यादा दौड़ाती हैं? ये बिल्कुल टिक के नहीं बैठ रही, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती है। उसमें ये था कि ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एहतियात करता था, क्योंकि मैं तो बाहर ज़्यादा रहता हूँ और फिर अवाम में भी रहना पड़ता है, फिर बाज़ारों में और चीज़ों को चेक करना होता है। तो फिर जब घर बंदा आता है तो वो कोरोना का जो वो था उसकी वजह से मैंने आज हाथ लगाने में भी बड़ा एहतियात करना पड़ता है, फिर प्रॉपरली जो है ना आकर पहले हाथ धोना होता है, फिर सारा। बल्कि मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं घर में आता हूँ, मैं कपड़े और वो पहले से चेंज करता हूँ ताकि बच्चों में सबसे मुश्किल मरहला होता है अजमल साहब, क्योंकि ना बच्चे बाबा को देख के दौड़ते हैं, उनको फौरन जो है ना वो बाबा चाहिए। वही तो अब उस सूरत हाल में बिल्कुल इन्होंने मुझे सारा, जब भी मैं घर आता हूँ शाम को किसी वक्त पूरे माह रमज़ान में तो दौड़ाना पड़ता था, दौड़ाते थे। और फिर ये कि ज़ाहिर सहरी तक ये जाग रहे होते थे, हमने सुबह फिर उठना होता था, काम करना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा वो रहा है। ये बताइए कि आज चूँकि ज़ाहिर है ईद है तो नाश्ता क्या किया आप लोगों ने, मीठा क्या खाया, और क्या आपने थोड़ा सा भाभी का हाथ बटाया? आपने कहा कि चलो एक आधा चीज़ मैं भी बना देता हूँ, तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो कोई हेल्प उनके साथ नहीं किया, लेकिन घर में चीज़ें काफ़ी बनी हुई है। बस वो सुबह सुबह वो ज़ाहिर है वो जो शीर खुरमा होता है वो तो डेफिनेटली इस ईद की वो होती है। हाँ, वो मेरे पास जो ये टीम आया समा का, इन्होंने भी खाया मेरे साथ, तो क्योंकि ये भी बैठे हुए थे तो हमने इकट्ठा वो खाया जो भी था। ठीक है अजमल साहब, जैसे हम रवायात की बात करें,
ईदी भी एक रिवायती है, तो जेब से कितनी जा चुकी है ईदी, और सबसे ज्यादा ईदी आपने किसे दी है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस ईद पे जो मेरी जो तनख्वाह है, जो मेरी जो सैलरी है, मैंने वो और उससे भी बढ़कर मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे मैंने दिए हैं कि ईदी मैंने इस दफ़ा अपने घर में नहीं दी है, लेकिन मैंने किसी को ईदी दी है। वो बताना ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोशिश की है कि जो इस वक्त मुस्तहिक लोग हैं उस तक हम जितना हेल्प कर सके वो करें। और एक और चीज़ जो है वो बड़ा इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो कल फ़ैसला हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरे पाकिस्तान में एक दिन ईद हो रही है। ये पहले ऐसे नहीं हुआ। तो एक तो इस पे मैं बड़ा खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा और तमाम पाकिस्तान में एक दिन ईद हो रही है। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, और इसमें डेफिनेटली क्रेडिट हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को भी जाता है कि उनके दौर इक़्तिदार में ईद मुत्तफ़िका ईदें और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फिर 2, 3, 4 ईदें होती थी। आज अल्लाह के फजल व करम से पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में एक ईद मनाई जा रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन। आपने हमको वक्त भी दिया और एक ईद की बात कही। पाकिस्तान में ऐसा हुआ बहुत अरसे के बाद, तो ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाया, ये कुछ आसान था या नहीं था? हमारी कोशिश होगी हम इस सिलसिले में बात भी कर लें। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब क्या हमारे साथ हैं लाइन पर? कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी पैकेज हम पहले दिखा देंगे। दिखा दे भाई। और वो है ईदी के ईद के बगैर जो है, ईदी के बगैर बच्चों की ईद अधूरी होती है। कोरोना वायरस की वबा में भी बच्चों ने वालिदैन से खूब ईदी बटोरी। कितने तेज बच्चे हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ईद की नमाज के बाद बच्चों ने घर पहुंचते ही वालिदैन से ईदी लेना शुरू कर दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वालिदैन ने भी एहतियाती तदबीर के साथ बच्चों में ईदी तकसीम की। हमने अपने साथ सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, तो जो भी बच्चा आता है यहाँ पे तो पहले उनके हाथ सैनिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद उनको ईदी देते हैं, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक आया इस सिचुएशन में हमें अपने हिफाज़त सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चों ने कोरोना वायरस के बाइस बिल्कुल सही कह रही थी महक कि ये तेज बच्चे हैं बड़े, लेकिन ये कि ये कुछ अच्छा हुआ है इस बार कि ईद एक हुई, लेकिन चांद का तनाज़ा अपनी जगह रहा। और वो कैसे राजी? मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी के दरमियान झोंक सी जारी रही। मुफ्ती साहब ने वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी को चांद के मामलात पर दखल अंदाजी से रोकने का मुतालबा किया। ये सब कुछ तो हुआ था। अब चूंकि फवाद चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके, तो सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? तो मुबारकबाद जी, एक दिन ईद हो रही है पाकिस्तान में। जी जी जी, सबको बहुत ईद मुबारक। और बिल्कुल सही बात है, बड़े तवील अरसे के बाद एक ईद हो रही है पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, एक्चुअली आलम इस्लाम में पूरे में आज एक ईद हो रही है। और पाकिस्तान में जाहिर है पसनी से लेके लाहौर तक और कराची से लेके पेशावर तक एक ईद हो। इतनी मुश्किलात थी हम पे कोरोना से लेके फिर तैयारे का हादसा, तो उसमें कुछ जो एक कहिए कि रोशनी की एक किरण आई, तो ये ईद की जो यकजहती की एक लेके आई बात, वो यकीनन उस पे ईद मुबारक सब लोगों को। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके बारे में ना ये कहा गया कि आप तो चांद खेल रहे हैं, और यकीन कीजिए कल 9, साढ़े 9 बजे तक भी लोगों को लगता था कि रोज़ा होगा, चांद किसी को नज़र नहीं आने वाला। ईद जो है ना वो आगे चली गई है, लेकिन फिर यकदम क्या हुआ, क्योंकि थोड़ी सी बहस मुबाहिसे की सी फजा बन गई थी और फिर चांद नज़र आ गया। देखिए, वो तो जो इलाके थे, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो होराइजन है वो इस तरह का है कि ये जो पसनी का इलाका है, जूनी का इलाका है, ये जो गवादर से भी गवादर की साइड के इलाके हैं, यहाँ पर ही चांद जो है वो ज्यादा पहले नजर आता है। और वो जो कि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो वहाँ से फिर जाहिर है कि वो उसकी गवाहियाँ आने में, उनमें उनकी जो ऑथेंटिसिटी वगैरह करते हैं, चूँकि उन्होंने जो बनाया हुआ है रोयत का भी निज़ाम, तो उसकी वजह से तो देर जो है वो लग जाती है। बाकी जाहिर है कि हमने तो पिछले साल जो हमने कैलेंडर जारी किया था उसमें ही
जो कल की ईद का और तमाम जो बाकी आयाम है उनका पूरी तरीके बिल्कुल से जो है वो बयान। जी फवाद साहब, ईद का मौका है, एक लाइटर नोट पे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने थोड़ी सी गर्मा गर्म बातें कर दी थी कि फवाद साहब दखल अंदाजी ना करें और ये जरा दीनी मामलात हैं, चांद पे जाने के लिए काम करें। कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, वो थोड़ा कई दफा जो सवाल करने वाले साहिबान हैं वो भी थोड़ा जो है वो सवाल कर देते हैं मौके, तो वो आदमी जो है वो फौरी रिएक्ट कर देता है। फवाद चौधरी साहब, कल से लेकिन आज तक में ना बहुत सारे मीम्स बन गए हैं और एक इमोजी तो ऐसा बन गया उसमें आप ना पंच दिखा रहे हैं, शायद थम्स अप कर रहे हैं और ईद मुबारक लिखा हुआ है आपके फेस के साथ में। ये एक बार फिर हो गया। काफी ज्यादा अच्छी बात ये देखिए पाकिस्तान बिल्कुल नहीं सुन पा रही मैं, है ना, कहते हैं कि आप ये सब ना कहिए, मजहब से ताल्लुक नहीं है, इल्म का ताल्लुक नहीं है, ये एक तरफ दलील जो है उसको हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो है, दीन का है, साइंस का है, मंतक का है, और इसके अलावा जाहिर है कि वो हमारे उलमा जो भी हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका मैं ठीक। अच्छा फवाद साहब, आपने सारे मीम देखे हैं अपने जो ये बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंजॉय कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? काफी 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 इस बार तो बहुत मीम्स है। ये आपके लिए ईदी हो गई? जबरदस्त है, हमारे तो बनते रहते हैं, आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे इधर मेरे अकाउंट काफी पॉपुलर हैं तो ज़्यादा बनते रहते हैं। नहीं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ना ये हमारा एक हमारी टीम का मजमूई ख्याल ये सबसे अच्छा वो ईद मुबारक वाला है, वो आपकी नजर से गुजरा? वो जो किसी ने भेजा आपको वो? बना हुआ है, जो आसमान पे बना हुआ है, एक वो भी है। बहुत सारे हैं। और सही है ना, ये जो आप रिएक्शंस को वेलकम करते हैं बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल, ये बड़े जबरदस्त जो है वो सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो जबरदस्त चीजें बनाते हैं। सर बिल्कुल क्विकली एक बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, आपने जिस तरह से चांद की रोयत के मामले के ऊपर काम किया, लोगों को लगता है कि ये एक साइंस के लिए और सिस्टम के लिए ये एक पहले पत्थर के जैसा है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। सर एक कमेंट इसके ऊपर, आपको भी ऐसे ही लगता है? ये बड़ा जबरदस्त है। आप तो इंशाल्लाह अगले साल तो हम आपको इस्लामाबाद, कराची और गवादर में 3 मून ऑब्जर्वेटरीज बना देंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे लोग जो है वो खुद जाके जो है वो देख सकेंगे। तो ये जो स्पेशली जो चांद की ऑब्जर्वेटरी है, ये हम इंशाल्लाह इस साल 3 ऑब्जर्वेटरीज जो है वो बनाने का हमारा ख्याल। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक एक बार फिर से फवाद चौधरी साहब। वक्त दे रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले दिनों में आपके प्लान्स क्या क्या है। इजाजत ले लें? बिल्कुल इजाजत लेते हैं और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम, लेकिन ईद के दूसरे दिन क्या क्या तैयारियां होती हैं वो आपको बताएंगे। तब तक हमारा इंतजार करें और देखते रहिए समा।